हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एकलव्य बैच की, जिसके अंदर हम पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। पहला टॉपिक सर, ट्रिग्नोमेट्री क्यों चूज किया है? मैंने इसलिए पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हर जगह आएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, चाहे फिजिक्स में देख लो, चाहे मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत भारी मात्रा में यूज आता है। तो दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कुंदन मांकड़ एंड आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ IIT BHU और मैं आपके साथ आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो साथ में मिलकर मैथ्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, कुछ चीजें क्लियर कर लेते गाइस, है ना। द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स। मैथ्स सीखने का एक ही तरीका है कि मैथ्स आप लोग करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मैथ्स सीखने का गाइस। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, कई सारे अपन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाएं, साथ के साथ क्वेश्चंस लिखते रहे, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को आप बीच में पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, इससे पहले एक बार बहुत जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना गाइस, जिसके अंदर बच्चों को मैंने बहुत स्ट्रगल करते हुए भी देखा है। इनिशियल दिनों में इस टॉपिक के साथ बहुत स्ट्रगल करते हुए भी देखा है और बाद में इसी टॉपिक के साथ बच्चों को बहुत कंफर्टेबल होते हुए भी देखा है। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप सीख रहे हो तो आपको हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ टॉपिक लग रहा हो, क्योंकि हर साल मैं ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूं बच्चों को कि जब ये पहली बार सीखते हैं ना बच्चे, तो बड़ा रोते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज कैसे याद होंगे सर, इतने सारे फॉर्मूलेज। ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज धीरे धीरे याद हो जाएंगे गाइस प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ओनली वे टू डू मैथ्स, है ना, ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव ने बोला ना कि करने से होगा, तो मैथ्स भैया करने से होगा। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, मैथ्स करने से होगा। तो आज के जो सेशन के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे, है ना। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि हम रिवाइज करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले क्लास 12th में बेसिकली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं कि क्लास 12th के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गाइस तभी समझ में आएगी जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। तो हम बहुत बेसिक के साथ शुरुआत करते हुए आज की क्लास में पूरा रिकैप देखेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, सब तैयार हो, है ना। तो चेहरे पे स्माइल रखो और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, है ना। ओके, तो कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले ये तो जो सामने चीजें लिखी हुई है ये क्लास 11 से भी पहले की कहानी है ना। 9th-10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने देखा था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे साइन ऑफ थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये एंगल हमने लिया थीटा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ बेसिक बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें कि देखो थीटा के सामने वाले को अपन, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। ये यहां पे राइट एंगल है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, थीटा के साथ वाली साइड बेस हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। दिस इज साइन थीटा। इसका एक कजन ब्रदर है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक थीटा बनता है। सो कॉसेक थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सर बहुत आसान सी बात है सर, क्या है इसमें बड़ी बात है? ठीक है, बट यहां पे ये चीज ध्यान रखो, देखो कि हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस से तो हमेशा छोटा ही होगा ना। बस, तो इधर से ये बात समझ में आती है कि साइन थीटा होता है जो वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, इसके बारे में चलो आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको कि अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं तो फटाफट निकालूंगा मैं इसको। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज बेसिकली hypotenuse upon base and cot theta is the reciprocal of tan theta।
क्लियर? इतनी बातें तो पता ही है ना? नहीं पता तो एक बार पॉज करके ध्यान से देख के लिख लेना चीजों को। ये कुछ और बेसिक बातें हैं ना, बेसिक बातें कंटिन्यूड। ठीक है, यहां पे क्या बेसिक बातें हैं कि देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे अपन को ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, 0 ही लिखेंगे। 30 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। क्यों गाइस? बिकॉज ये चीज ध्यान रखना कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पता है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो ध्यान रखना कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो अगर इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं, π/6 बन जाएगा। 180 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 30 बनेगा। तो देखो π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो दैट इज इक्वल टू π/4। इसी को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री बाई 3 दैट विल बी 60 डिग्री। इसी को अपन लिख देते हैं π/3। और अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो दैट इज बेसिकली 90 डिग्री विच इज π/2, है ना? तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और वो कन्वर्ट करने के लिए बस हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम इजीली डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, फिर देखो साइन ऑफ थीटा, 0 के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री के ऊपर साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। यू शुड नो दीज वैल्यूज, है ना? कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 हो जाता है। तो यहां पे देखो ऑब्जर्व करो, जो कॉस में 30 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है ना, कॉस 30 डिग्री एंड साइन ऑफ 60 डिग्री सेम होता है। देखो कॉस ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री सेम है, कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 45 सेम है, कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री सेम वैल्यूज है। तो यहां पे आगे जाके मैं वैसे आपको बताने वाला हूं, बट यहीं पे अपन ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब अगर ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे कि 60 डिग्री 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम 90 डिग्री होता है। दैट इज वाई दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 89 डिग्री 1 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, बिकॉज 89 + 1 इज अगेन 90 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉस। ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है, 60 डिग्री। सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना? साइन ऑफ 1 डिग्री, है ना, इससे से मैं ये बात बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 89 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, क्योंकि 1 डिग्री एंड 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन ऑफ 1 डिग्री कॉस ऑफ 89 डिग्री आपस में इक्वल वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री, है ना? साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस ऑफ 90 डिग्री भी 0 होता है। तो साइन ऑफ 0 कॉस ऑफ 90 सेम होता है। इसी को अपन बचपन में कुछ इस तरीके से याद रखते थे, देखो कि पहले साइन की टेबल बना दो, फिर कॉस की बनाने के लिए उल्टे से स्टार्ट करो। देखो यहां से 1 यहां पे रखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, है ना? तो साइन एंड कॉस की वैल्यू इजीली याद हो गई। बस आप ये लाइन याद रखोगे तो अगली लाइन को तो बस अपने को उल्टा करके लिखना है, अगली लाइन याद हो जाएगी। फिर जब tan के बारे में बात करते हैं तो tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, है ना? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देख सकते हैं tan ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, बिकॉज 0/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0 हो जाएगा, है ना? यहां पे इन दोनों का रेशियो लिया 1/2 अपॉन √3/2, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 विल बी 1, √3/2 अपॉन 1/2 विल बी √3, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना? 1/0 डिनोमिनेटर में 0 कभी भी मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दैट इज नॉट डिफाइंड बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने tan थीटा लिख दिया। अब tan और cot में भी कुछ वैसा सा ही रिश्ता है जो कि साइन एंड कॉस में है। कैसा रिश्ता कि इनके भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा,
tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। आगे जाके इस पे थोड़ा और डिटेल में अपन बात करेंगे, बट ध्यान रखना कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि जो tan ऑफ 60 डिग्री, अब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 30 डिग्री है, तो tan जो 60 डिग्री पे वैल्यू दे रहा है, tan ऑफ 60 डिग्री एंड कॉट ऑफ 30 डिग्री, हाँ जी, दोनों की वैल्यूज आपस में सेम होगी। ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री कॉट ऑफ 30 डिग्री, बोथ ऑफ देयर वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, जो कि अपन देख भी सकते हैं यहां पे टेबल में, देखो है ना। देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan 30 डिग्री 1/√3, याद रखना वही cot ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होगी। जो tan 30 डिग्री की वैल्यू है वही cot ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है, जो tan 45 डिग्री की वैल्यू है वही cot 45 डिग्री की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो cot ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू है। देख सकते हैं आप यहां पे बातें ध्यान से। ओके, इतनी बातें क्लियर। उसके बाद में sec थीटा के बारे में बात करें तो sec थीटा इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, है ना। sec 0 इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो मिलेगा, सिंपल। देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 बन जाएगा, सही बात है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 बन जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इट्स रेसिप्रोकल इज 2। cos 90 डिग्री इट्स वैल्यू इज 0 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं, बट मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि इन बेसिक सी बातों में ना वो उलझ जाते हैं। कई बार बच्चे ये नहीं सोच पाते कि sec थीटा कहां पे डिफाइन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, sec थीटा कहां डिफाइन नहीं होता है, जहां पे cos 0 हो रहा होता है। और cos कहां 0 होता है, 90 डिग्री पे cos 0 होता है। तो cos 90 डिग्री 0 होता है, इसीलिए sec 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है गाइस, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर उसको अपन इंफिनिटी भी बोलते हैं, बट इंफिनिटी इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, इट्स एन आइडिया। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, है ना, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। ओके, नाउ cosec थीटा, cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। साइन 0 पे 0 होता है, इसीलिए cosec 0 पे डिफाइन नहीं होता है ना। cosec थीटा इज नॉट डिफाइंड, जहां sin 0 होगा वहां पे cosec डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही सारी बेसिक सी बात है, देख लो टेबल में ध्यान से। तो ये जो टेबल है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करूंगा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास के बाद आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो नोट्स डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके गाइस, नाउ कुछ और बेसिक बात है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी, बचपन से देखते आ रहे हैं। आइडेंटिटी वो चीज होती है जो हमेशा ट्रू हो। यहां पे थीटा की आप कोई भी वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू आप 30 रखो, 45 रखो, 49 रखो, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लो, ये हमेशा ट्रू होने वाली है। तो दैट इज बेसिकली एन आइडेंटिटी विच इज फॉरएवर ट्रू। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेसिक सी बात है। अब यहां पे ये दोनों जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों आइडेंटिटी है जो कई बार अपन यूज करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ स्टार लगा देते हैं, है ना। अब ये भी मैंने ये फंक्शन देखा है कि देखो ऐसा स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों आइडेंटिटी के बारे में। इनके मैं प्रूफ बता दूंगा कि साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले देख लो, मैं इसका प्रूफ बताता हूं। साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं याद इस तरीके से रखता हूं कि देखो S4 प्लस C4 है ना इज इक्वल टू 1 माइनस 2 S स्क्वायर C स्क्वायर। ऐसे थोड़ा याद रखना इजी रहता है कि S4 प्लस C4 मतलब साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको याद रखने का वही सिमिलर तरीका कि S6 प्लस C6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 H स्क्वायर C स्क्वायर। ऐसे मैं इसको याद रखता हूं। ओके, अब चलिए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि मेरे को ये वाला प्रूफ करना है। साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आई वांट टू प्रूव दिस थिंग, प्रूव दैट।
कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो इट्स प्रूफ गोज लाइक दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, या फिर S4 प्लस C4 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे। तो S4 प्लस C4 को लिखेंगे अपन लोग कि H स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अभी इक्वल नहीं है दोनों चीजें, क्योंकि देखो S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आता है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा। चलो एक और तरीके से बताता हूं कि सपोज आप इसको ओपन करते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ओपन करो जरा। ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 बन जाएगा, S4 मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर जो कि सी की पावर 4 मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 टाइम्स एच स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्या ऐसा मिलने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो क्या यही आएगा ना, सही बोल रहा हूं मैं। अब क्योंकि हमें पता है कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सर 1 होता है ना, साइन की पावर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली वाली आइडेंटिटी है कि इसकी वैल्यू तो इक्वल टू 1 होती है, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, बहुत आसान, इज इक्वल टू साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो इधर से साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। सही बात है। देखो यही मेरे को प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। तो ये तरीका हो गया इसको प्रूव करने का, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने प्रूव कर दी है। अब अपन ने इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करके अब नेक्स्ट वाली चीज प्रूव करना चाह रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया, अब ठीक है। अब गाइस सुनो यहां पे आगे की बात कि अब ये कैसे प्रूव किया जाए कि S6 प्लस C6 मतलब साइन की पावर 6 थीटा S6 प्लस C6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 S स्क्वायर C स्क्वायर, इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो यहां पे मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं तुमसे कि बताओ तुम कि S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल क्यूब क्या होने वाला है गाइस, क्या ये बता सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब क्या होगा। तो यहां पे आइडेंटिटी अपन लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब होता है a का क्यूब, h स्क्वायर का क्यूब, h स्क्वायर का क्यूब S6 हो जाएगा, है ना, s रेशो द पावर 6 हो जाएगा। फिर b का क्यूब c स्क्वायर का क्यूब मतलब ये C6 हो जाएगा, है ना, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab 3 इंटू एच स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। लिख देता हूं यहां पे, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। a प्लस बी होल क्यूब लगाया है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही चीज यहां पे लगाइए, देखो एच स्क्वायर का क्यूब एस रेशो द पावर 6, सी स्क्वायर का क्यूब सी रेशो द पावर 6 प्लस 3ab, तो प्लस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात है। अब एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड 1 बन गया, 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है। यहां पे बन रहा है एस की पावर 6 प्लस सी रेशो द पावर 6 प्लस 3 एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी तो 1 होती है, ठीक है। तो इधर ये 3 एच स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। तो इधर से S6 प्लस C6 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये मैं दोनों आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, ये बेसिकली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। क्योंकि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखोगे, चाहे MSCT का एग्जामिनेशन देख लो या फिर IIT JEE की, तो फेवरेट आइडेंटिटी है ये। जेई में तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट ईयर के अंदर इसी आइडेंटिटी पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, अब हम एंटर करने वाले हैं कहां पे,
ट्रिग्नोमेट्री की नई दुनिया में अब हम ट्रिग्नोमेट्री की नई दुनिया देखेंगे। अभी तक जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना, 9th क्लास तक 10th क्लास तक हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन करी थी हमने। सही बात है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया था। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने डिफाइन कर दिया था कि भैया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है वगैरह वगैरह। बट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिर्फ ये 0 से 90 डिग्री के बीच में नहीं डिफाइंड। ठीक है, ये और भी एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, नेगेटिव एंगल्स के लिए भी ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड हैं। जैसे साइन ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, साइन ऑफ 1000 डिग्री की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। बट क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल में 1000 डिग्री आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? तो इसीलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की नई दुनिया में। एक नया डेफिनेशन, अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस दुनिया में एंटर करने से पहले एक पासवर्ड लगेगा, है ना, यूजर नेम पासवर्ड लगता है। ठीक है, किसी के वाईफाई में भी एंटर कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड लगता है, तो यहां पे भी इस दुनिया में एंटर करने के लिए एक यूजर नेम पासवर्ड लगेगा। वो बड़ा ही सिंपल यूजर नेम पासवर्ड है। तो वेक्टर्स पढ़ा आपने, फिजिक्स पढ़ी है, तो अगर फिजिक्स में आपने इस तरीके का कुछ पढ़ा होगा कि अगर एक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल एंगल अगर इसका थीटा है, तो क्या आप इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन बता सकते हो क्या? तो आपने पढ़ा होगा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है वो f cos थीटा और इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है वो f sin थीटा होता है। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आई है कि अगर एक ट्राइंगल लेता हूं मैं गाइस, एक ट्राइंगल लिया जहां पे एंगल ये मैंने सपोज थीटा ले लिया। ठीक है, इन अ ट्राइंगल सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर इसको मैंने सपोज r लेंथ लेता हूं, एक ट्राइंगल के अंदर अगर हाइपोटेनियस पता है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ आई नो अबाउट द हाइपोटेनियस इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, देन आई कैन इजीली फाइंड द बेस एंड द परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर आता है r साइन थीटा, बेस आता है r cos थीटा। कैसे आता है सर? बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि साइन थीटा क्या होता है गाइस। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे परपेंडिकुलर को अगर मैं P मान रहा हूं, हाइपोटेनियस को मैंने R बोल दिया है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन R। तो बताओ यहां से P की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी, P की वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे R को मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू R साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं cos थीटा की डेफिनेशन बोलूं तो वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू यहां पे r cos थीटा आ गई। अब इसी चीज को हमेशा याद रखना इस तरीके से कि भैया सामने वाली खिड़की में साइन थीटा रहता है। देखो ये थीटा के जो सामने वाली खिड़की है ना यार, ये जो सामने वाला प्रोजेक्शन है ना, वहां पे साइन थीटा आएगा। अगर हाइपोटेनियस मेरे को कुछ f दे रखा है तो सामने वाली खिड़की में f साइन थीटा आने वाला है ना। तो बेस कितना हो जाएगा? f cos थीटा। सर ये क्यों बता रहे हो? अभी देखो पता चलेगा ये मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर आप सबको? हाँ जी गाइस, अब सुनेंगे यहां पे बातें ध्यान से। तो ये हमें समझ में आ गया, प्रोजेक्शन हम अपने को लेना आ गया, बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन लेना आ गया। अब ये जो पहले सामने लिखा हुआ है, आपके सामने कुछ डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज दिस डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन सेज दैट cos theta comma sin theta is the coordinate of a point on the unit circle। यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, है ना। यही नई डेफिनेशन है। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ cos theta and sin theta, that cos theta comma sin theta is the coordinate of a point on the unit circle। यूनिट सर्कल मीन्स ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, ऑन द यूनिट सर्कल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन। ऐसा यूनिट सर्कल अगर मैं ले लूं जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, ले लिया यहां पे देखो, ऐसा यूनिट सर्कल है हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, इट्स सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 1 यूनिट। इसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, ये जो रेडियस है गाइस, दिस रेडियस इज 1 यूनिट। ओके, एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल, रेडियस 1 यूनिट का सर्कल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन। तो इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज ये कोई पॉइंट मैंने P ले लिया,
तो क्या बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा कॉमा साइन थीटा आएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये नई डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सुनना जरा ध्यान से, बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कई चीजें आपने पास्ट में रटी होगी क्लास 11th के अंदर ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इन सबके पीछे का रीजन आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से कि हमने क्या बोला है अभी तक कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, है ना, ऑन दिस सर्कल। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं गाइज, आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर है ना ड्रॉप किया हमने। ठीक है, अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या ये डिस्टेंस होगी। सपोज इस पॉइंट को मैं a बोलता हूं, इसको o बोलता हूं, तो OA इज x कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ P। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो OA होने वाला है क्या? एंड व्हाट इज OA? बेसिकली ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ, that is the projection of this hypotenuse on base। बेस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वही OA है। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल थीटा है, दिस इज बेसिकली दी एंगल थीटा, द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल मैं थीटा देता हूं तो क्या आप प्रोजेक्शन निकाल लोगे क्या? वो तो अभी अभी हमने सीखा है, यही तो यूजर नेम पासवर्ड था इस दुनिया में एंटर करने का। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैंने निकाला तो वो आ गया 1 cos थीटा, राइट। फिर से बता दूं, देखो अगर ये r होता है, ये थीटा होता है, तो ये r cos थीटा होता है, राइट। तो अगर r की वैल्यू ही मैं 1 ले लूंगा तो क्या ये 1 cos थीटा आएगा क्या? सही बात है। ओके, तो OA की वैल्यू आ गई 1 cos थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज बेसिकली cos थीटा ओनली। एंड ये जो PA है, दिस PA दैट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट हाइट है, एक तरीके से ऐसा समझो कि x एक्सिस से कितना ऊपर पॉइंट है। जितना ऊपर जाओगे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, जितना नीचे जाओगे x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट नीचे जाएगा। तो बेसिकली जब आप वर्टिकल मूवमेंट करते हो ना तो y कोऑर्डिनेट बदलता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो PA है दैट इज बेसिकली द हाइट एंड दैट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट। सो PA इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which is PA which is the projection of 1, so that is sin theta, है ना। ये कितना आ रहा है? 1 into sin theta। ओके, तो PA is equal to sin of theta, है ना। फिर से यहां पे बातों को ध्यान से देखें कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है, हमने अभी अभी बस ये प्रूव किया है, इतनी देर में हमने ये प्रूव किया है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा आ रहा है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा आ रहा है। ठीक है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो है वो cos थीटा आ रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट है दैट इज बेसिकली sin थीटा। एंड दिस इज द न्यू डेफिनेशन, दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक समराइज में करूं इस पूरी बातों को, तो इनका समरी यही है कि cos थीटा कॉमा sin थीटा इज व्हाट। cos थीटा sin थीटा से आप क्या समझते हैं? तो आप इससे ये समझते हैं कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन अ यूनिट सर्कल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन। क्लियर? अब चलिए इसी सर्कल पे थोड़ा घूमी घूमी करा जाए, है ना। अगर मैं एंगल थीटा कुछ इस तरीके से ले रहा हूं जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, अगर एंगल थीटा कुछ इस तरीके से लिया जाए जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। इस सर्कल पे अगर आप घूमते रहोगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अगर घूम रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अगर घूम रहे हो, तो क्या कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा? तो मैं बोल सकता हूं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sin थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sin थीटा बोथ ऑफ देम हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए बोलते हैं कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो cos थीटा एंड sin थीटा कुछ पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। बट वही अगर सोचो एंगल थीटा को मैंने बढ़ाया, देखो ये 0 हो गया ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन, ये 0 डिग्री एंगल हो गया। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये वर्टिकल होती ही एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 90 डिग्री से ज्यादा होते ही
अगर थीटा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे अगर आपने थीटा को 90 डिग्री से बढ़ा दिया तो अगर थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, अगर ये जीरो है, ये वाली डायरेक्शन जीरो है, तो ये वाली डायरेक्शन 180 डिग्री होगी, है ना। अगर ये जीरो है तो ये 180 डिग्री होगी। तो अगर एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट लागू हो रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है गाइस? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना, देख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाई एक्सिस लग रहा है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ थीटा है। तो कॉस ऑफ थीटा यहां पे नेगेटिव होगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? वैसे ही सोचो कि जब आप 180 डिग्री से भी आगे बढ़ गए, 180 डिग्री से बड़ा एंगल अगर आपने लिया है, 180 डिग्री से थोड़ा सा आपने बड़ा एंगल ले लिया, सपोज आपने एंगल यहां पे कुछ 182 ले लिया, 185 ले लिया, है ना, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये जीरो है ये वाली डायरेक्शन तो ये 180 डिग्री डायरेक्शन हो गई। ओके गाइस, तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल लिया तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने को पता है कि कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होने वाले हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है बट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये क्यों बताया मैंने? ताकि आप यहां से ये समझें कि कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, बिकॉज टेन थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा बट वाई कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा बट साइन पॉजिटिव है। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, बट कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो भी तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहां पे कॉस भी नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव है, तो इनका रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। दोनों नेगेटिव तो इनका जो रेशियो है टेन थीटा, वो बड़ा खुश हुआ कि अगर साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। टेन थीटा इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है बट साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन्हीं सारी चीजों को अपन एक बार लिखवा देंगे, एक बार डिटेल में सोचो, देखो जरा, तब तक अपन पानी पी लेते हैं, है ना। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड गाइज, आप भी बीच बीच में पानी पीते रहे। हाँ जी, सोच रहे हो, देख रहे हो? ओके गाइस, ठीक है। तो इतनी बातें हमने अभी तक करी है। चलिए इसी चीज को इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं कि ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है तो इसका जो कजन ब्रदर है जो कि है कॉसेक, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी तो पॉजिटिव रहेगा। अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव, तो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड में टेन पॉजिटिव रहता है बिकॉज यहाँ पे कॉस और साइन दोनों नेगेटिव, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आते हैं, तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट इज वाई टेन इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो कॉस पॉजिटिव रहता है। इसी चीज को याद रखने का ये तरीका है कि ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ठीक है, तो ऑल मतलब सभी, साइन से साइन को याद रखना,
टीचर से tan को याद रखना, क्रेजी से मुझे याद रखना, ठीक है, क्रेजी से cos को याद रखना, ठीक है, क्लियर इतनी बात है, आगे बढ़ा जाए, चलो, ओके गाइस, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये सारे पॉइंट की कॉस की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई, 2n+1 पाई, ये क्या चीजें लिखी हुई है सर, एक बार ये समझा दीजिए। तो चलिए ये समझते हैं कि ये क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है। वापस से पिछली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि देखो, अभी तक हमने जो डिफाइन किया है कि ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या डिफाइन किया है, अभी तक की बातें, अभी तक की जो कहानी है कि एक यूनिट सर्कल लिया मैंने, एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर है ऑरिजिन पे। इसके ऊपर अगर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos थीटा कॉमा sin थीटा आता है, ठीक है। थीटा यहां पे क्या है, थीटा इज द एंगल विद रेफरेंस टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना कि एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज अ पॉजिटिव एंगल, एंड क्लॉकवाइज, देखो क्लॉक ऐसे चलती है ना सर, टिक 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 टिक, ठीक है, तो वो नेगेटिव एंगल होता है। क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंगल। तो अभी अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, इस तरफ, तो एंगल क्या है बताओ जरा, सोचो सोचो सोचो। इस तरफ देख रहा हूं तो एंगल क्या है, जीरो है सर, यहां पे एंगल जीरो है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब फिर मैं अगर ऐसे देख रहा हूं, अगर इतना कवर कर लिया तो यहां पे एंगल कितना है गाइस, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं देख रहा हूं तो एंगल कितना है। अगर ये जीरो, इसको मैं रेफरेंस में जीरो मान के चल रहा हूं तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री कहा जाता है। इसी को ही रेडियन के टर्म्स में π/2 बोलते हैं। रेडियन के टर्म्स में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 90 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू π/2, ये π/2 के इक्वल होता है। तो यहां पे ये एंगल हो गया π/2, ठीक है। फिर देखो 90 डिग्री और कवर कर लिया है ना, 0 से 90 डिग्री कवर किया, 90 डिग्री और कवर किया, तो यहां पे जो एंगल होगा इस डायरेक्शन में, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल है, क्या इसको 180 डिग्री बोला जाएगा, देख सकते हो ना, ये कंप्लीट एंगल जो है दैट इज बेसिकली 180 डिग्री, सही बात है सर। फिर 90 डिग्री और ऐड किया तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, राइट। ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये टोटल 270 डिग्री। और फिर अगर इसमें 90 डिग्री और ऐड कर दूंगा, इसमें अगर 90 डिग्री और ऐड कर दिया तो 270 + 90 360 डिग्री। अच्छा सर, अभी अभी तो आपने जीरो बोला था, अभी इसको 360 डिग्री बोल रहे हो। देखो जो मेरे लिए जीरो है ना, वही मेरे लिए 360 भी है, समझ में आ रही बात है। 0 डिग्री 360 डिग्री सेम डायरेक्शन को बोला जाएगा, है ना, 0 डिग्री 360 डिग्री सेम डायरेक्शन बोला जाएगा, है ना। गरबा खेला है तुमने कभी, ठीक है, तो गरबा अपन खेलते हैं ना कि पहले तो ये सामने वाला मेरे 0 डिग्री एंगल पे है, फिर बाद में गरबा करके घूम के वापस आया 360 डिग्री, अभी भी मैं इसी डायरेक्शन में देख रहा हूं, ठीक है। फिर अगर मैं 360 डिग्री और घूम गया, अभी भी मैं इसी डायरेक्शन में देख रहा हूं, क्लियर है। तो 360 डिग्री घूम के वापस उसी डायरेक्शन में देखोगे आप। अब इसी 360 डिग्री को अपन 2π बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पाई के टर्म्स में 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। तो कुछ बेसिक बात है, दो इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की जो डायरेक्शन है, इसको रेडियन के टर्म्स में आप 0 रेडियन बोलोगे, इसको 2π रेडियन बोलोगे, बिकॉज देखो 2π घूम के आते हो तो अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, तो इसी को अपन 0 बोलते हैं, इसी को अपन 2π बोलते हैं। 4π कहां होगा, 4π भी यही डायरेक्शन होगा, 4π मतलब 2 चक्कर निकाल के अपन वापस से उसी तरफ देख रहे हैं, तो 4π भी यही डायरेक्शन होने वाली है, 6π भी यही डायरेक्शन होने वाली है। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एंगल्स है वो एंगल्स कैसे है, तो वो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। दोज एंगल्स आर बेसिकली 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, है ना, ये सारे एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं 2nπ, ठीक है, even multiple of pi, which is basically 2nπ, where n is any integer,
n बिलोंग्स टू z, n इज एनी इंटीजर, n यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज ले सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, ठीक है। -2π भी यही डायरेक्शन है, -2π मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, है ना। समझो थोड़ा कॉन्सेप्ट में अपन है ना, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, तो साथ देना मेरा यहाँ पे थोड़ा सोचना मेरे साथ के साथ, ठीक है। आप जितना अलाउ करोगे उतनी ही डेप्थ में जाऊंगा मैं यहाँ पे, क्लियर। तो 0 2π 4π 6π सारी यही डायरेक्शन, -2π भी यही डायरेक्शन, -4π भी यही डायरेक्शन। -2π मतलब क्या हो गया कि मैं क्लॉकवाइज तरीके से, है ना, क्लॉकवाइज तरीके से घूम गया, तो वो -2π हो गया। तो बेसिकली 2nπ इज दिस डायरेक्शन, है ना। वैसे ही अगर इस डायरेक्शन के बारे में बात करें, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बात करें, तो 180 डिग्री मैंने पहले ही लिख दिया है, 180 डिग्री को पाई भी लिखा जाता है, 180 डिग्री को पाई भी लिखा जाता है। अब इसी को मैं 3π भी लिख सकता हूं, इसी को मैं 5π भी लिख सकता हूं, इसी को मैं 7π भी लिख सकता हूं। ये सारी डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पाई और 3π की वैल्यू सेम है। ये मत समझ जाना मेरी बात का कि सर पाई और 3π की वैल्यू सेम कैसे, वैल्यूज इनकी अलग अलग है ना। 3π अलग वैल्यू देगा, बट जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा ना, तो मेरे लिए जो पाई है वही 3π है, वही 5π है, मतलब डायरेक्शन सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सिंपल सी बात समझो कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस, और अगर ये एंगल थीटा है ना, इस एंगल को मैंने, ये जो डायरेक्शन है ये मैंने थीटा बोली, तो मुझे बताओ कि थीटा प्लस 2π भी यही डायरेक्शन होने वाली है। मतलब समझो आप गरबा करके वापस से सामने उसी की आंखों में देख रहे हो, 2π घूम के वापस से आप उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, तो क्या थीटा प्लस 2π भी वही डायरेक्शन कहलाएगी? बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल सी बात है। क्या थीटा प्लस 4π भी यही डायरेक्शन कहलाएगी? बिल्कुल सही बात। थीटा प्लस 6π, थीटा प्लस 8π, मतलब अगर आप 2π ऐड कर देते हो तो वापस से उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हो, ठीक है। तो ये तो एंगल्स का गेम रहा कि अगर आप इधर देख रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0 2π 4π 6π 8π एंड सो ऑन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंगल देख रहे हो तो वो हो जाएंगे पाई 3π, क्योंकि अगर आप 2π ऐड करते हो तो आप पता है ना कि सेम उसी डायरेक्शन में देख रहे हो, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो एंगल होंगे वो हो जाएंगे पाई 3π 5π 7π एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने ये डिस्कस करी है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ के जो एंगल है दैट इज बेसिकली 2nπ, जहां पे n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग टू एनी इंटीजर। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो यहां पे जो एंगल्स होंगे वो हो जाएंगे पाई 3π 5π, ये जो डायरेक्शन है, ये जो एंगल्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ओके। इसी को प्यार से बोलते हैं 2n + 1 × पाई, है ना। वी कॉल दिस 2n + 1 × पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n + 1 इज एन ऑड नंबर फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाली डायरेक्शन होगी, जो कि हो जाएगा पाई 3π 5π एंड सो ऑन। अब ये क्यों बताया? तो ये बताने के पीछे का रीजन ये था, देखो इतनी बकवास मैंने इसलिए करी है गाइस, ताकि आप ये समझ पाओ कि यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मुझे एंगल पता है तो कोऑर्डिनेट बता सकता हूं। अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा कोऑर्डिनेट होगा। अगर एंगल 2nπ है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस ऑफ 2nπ कॉमा साइन ऑफ 2nπ। इट्स कोऑर्डिनेट आर कॉस ऑफ 2nπ कॉमा साइन ऑफ 2nπ, राइट गाइस। अगर एंगल 2nπ है, ये हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आ गई बात है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई इस तरफ रहते हैं, तो अगर एंगल 2nπ है तो इसके कोऑर्डिनेट cos ऑफ 2nπ कॉमा साइन ऑफ 2nπ होते हैं। बट इसके कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमें पता है, ये कोऑर्डिनेट है 1,0, है कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0 है, बिकॉज ये जो सर्कल हमने लिया था यूनिट सर्कल था, इसकी रेडियस 1 थी, सेंटर इसका ऑरिजिन पे था, तो ये जो पॉइंट हो गया 1,0 हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो -1,0 है। तो 1,0 इसका कोऑर्डिनेट पता है, और cos थीटा कॉमा साइन थीटा के टर्म्स में इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos 2nπ कॉमा साइन 2nπ। तो मतलब cos ऑफ 2nπ की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गई। द वैल्यू ऑफ cos 2nπ इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 2nπ इज इक्वल टू 0। देखो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ओके गाइस,
अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं cos 0 की वैल्यू पूछूं तुमसे, या cos 2 पाई की वैल्यू पूछूं तुमसे, या cos 4 पाई की वैल्यू पूछूं तुमसे, cos 8 पाई की वैल्यू पूछूं, है ना, cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर लिखा हुआ है, इसी को रेडियन के टर्म्स में लिखा जाएगा तो cos 360 डिग्री लिखा जाएगा, इसी को रेडियन के टर्म्स में लिखा जाएगा तो ये 720 डिग्री लिखा जाएगा, है ना। तो इन सबकी वैल्यूज cos ऑफ 2n पाई की वैल्यूज क्या होती है? 1 होती है। तो इससे हमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि द वैल्यू फॉर cos 2n पाई इज 1। ठीक है, cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न फ्रॉम हियर। ओके, नाउ गाइस, अब इधर ध्यान दो, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई कॉमा साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई। इसका कोऑर्डिनेट ये होने वाला है cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई कॉमा साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई। मतलब ये cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कॉमा साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और फिर से अगर मैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं तो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, मतलब cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -1 के इक्वल। द वैल्यू फॉर cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू -1। ये मैं याद करवा दूंगा धीरे धीरे आपको, और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी चीजें। मतलब कि अगर मैं cos पाई की वैल्यू पूछूं, cos 3 पाई की वैल्यू पूछूं, cos 5 पाई की वैल्यू पूछूं, अगर cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे लिखा हुआ है ना, 1 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 5 इंटू पाई, -1 इंटू पाई, -3 इंटू पाई, इफ cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये धीरे धीरे मैं आपको याद करवाते चलूंगा। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं साइन ऑफ एन पाई। एन यहां पे कोई भी इंटीजर, मतलब यहां पे एन को इवन रखो कि ऑड रखो, एन को 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी इंटीजर यहां पे रख दो। तो मतलब साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 4 पाई, सबकी वैल्यू क्या? सबकी वैल्यू 0, है ना। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सबकी वैल्यू 0। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। ओके, क्योंकि देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आपको कहां लेके जाता है? एक्स एक्सिस पे लेके जाता है। सही बात है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आपको एक्स एक्सिस पे लेके जाता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, एंड वाई कोऑर्डिनेट ही साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देख सकते हैं कि साइन ऑफ 2n पाई की वैल्यू भी 0 है, एंड साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू भी 0 है। साइन 2n पाई, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई, दोनों की वैल्यू 0 है। तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दोनों की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज -1, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, और जहां पे साइन 0 होता है वहां पे tan भी 0 होता है ना। साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, tan की वैल्यू भी 0 पे 0 होती है। जहां साइन 0 होगा वहां tan भी 0 हो जाएगा, बिकॉज सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जहां साइन 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली गाइस। तो जहां साइन 0 आ रहा है वहां पे tan भी 0 आ रहा है, तो ये बात है। तो अगर साइन ऑफ एन पाई 0 है तो tan ऑफ एन पाई की वैल्यू भी 0 है गाइस। ठीक है, फिर बात करते हैं cos ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 2। अब एन पाई प्लस पाई बाय 2 आपको y एक्सिस वर्टिकल एंगल्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, एन पाई प्लस पाई बाय 2, है ना। यहां पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि देखो दो चीजें हमने सीखी है, ये है 2n पाई, ये है 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, ये डायरेक्शन 2n पाई, ये डायरेक्शन 2n प्लस 1 पाई। अगर इसके अंदर आप पाई बाय 2 ऐड करते हो तो क्या ऊपर की तरफ देखोगे? क्या ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है ना। 2n पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ऊपर की तरफ देखोगे, और यहां पे 2n प्लस 1 पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो नीचे की तरफ देखोगे, मतलब वर्टिकल एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एन पाई प्लस पाई बाय 2, एन पाई होते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स, एन पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाते हैं वर्टिकल एंगल्स। जैसे कि 0 है ना, पाई बाय 2, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे बात को कि 0 ये हो गया, पाई बाय 2 ये हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 ये हो जाएगा। देखो पाई बाय 2 ऐड करता हुआ चल रहा हूं, 2 पाई ये हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया, है ना, ये 3 पाई हो जाएगा,
ये 3 पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं ना कि n पाई प्लस पाई बाय 2, n पाई प्लस पाई बाय 2, n पाई प्लस पाई बाय 2 आपको वर्टिकल एंगल्स दिखाएंगे। और वर्टिकल एंगल्स पे यहां पे अपन देख सकते हैं कि कौन जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसीलिए कॉस की वैल्यू जीरो आ जाती है n पाई प्लस पाई बाय 2 एंगल्स पे। मतलब कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, कॉस 5 पाई बाय 2 की वैल्यू, कॉस 7 पाई बाय 2 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू जीरो होती है। कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, साइन के बारे में देखें तो अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो 1 आएगा, नीचे की तरफ का एंगल है तो -1 वैल्यू देगा। देखो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ऊपर की तरफ का एंगल है तो वो वैल्यू दे देगा 1, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 नीचे की तरफ का एंगल है तो वो वैल्यू दे देगा -1। ठीक है, तो अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं गाइस। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से ही फाइनली आपको क्लियर होने वाला है ना। तो अगर मैं एंगल्स आपको बोलूं कि बताओ जीरो किस तरफ का एंगल है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ का एंगल है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ पाई किस तरफ का एंगल है, तो आप बोलोगे सर पाई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ का एंगल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 पाई बाय 2 किस तरफ का एंगल है ना, या फिर पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2, तो पाई प्लस पाई बाय 2 नीचे की तरफ का एंगल होगा। देखो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, पाई में और पाई बाय 2 ऐड किया, ऐड कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पाई प्लस पाई बाय 2 नीचे की तरफ का एंगल हो गया। अब इसके अंदर फिर से पाई बाय 2 ऐड किया तो इधर ये 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करेगा तो ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, इसमें फिर से पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3 पाई, 3 पाई में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 पाई प्लस पाई बाय 2, एलसीएम ले लेना विच इज बेसिकली 3 2 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाय 2। ठीक है, इसमें फिर से ऐड किया पाई बाय 2 तो ये बन जाएगा 4 पाई एंड सो ऑन। तो अगर अपन ये डिसाइड कर लेना किस तरफ है तो अपन कॉस और साइन की वैल्यूज बता सकते हो एंगल पे। देखो सिंपल सी बात है, कॉस की वैल्यू इस साइड में +1, इस साइड में -1। किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू। अगर इस साइड का एंगल है तो कॉस की वैल्यू +1 आएगी, इस साइड का एंगल है तो कॉस की वैल्यू -1 आएगी। और साइन की वैल्यू 0 आती है क्योंकि जहां पे कॉस 1 या -1 हो रहा होता है, जहां पे कॉस की वैल्यू 1 या -1 हो रही होती है वहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि देखो सिंपल है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। जहां पे कॉस 1 हो जाए या -1 हो जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस की वैल्यू 1 या -1 है तो देख सकते हैं साइन की वैल्यू तो 0 आ जाएगी इस इक्वेशन से। तो यहां पे है ना, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है। वैसे ही अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन के बारे में देखूं तो ऊपर वाली डायरेक्शन में यहां पे +1 है साइन की वैल्यू, नीचे वाली डायरेक्शन में साइन की वैल्यू -1 है और यहां पे कॉस की वैल्यू 0 होने वाली है। तो ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि बताओ कॉस ऑफ 3 पाई की वैल्यू क्या है, तो अगर आप डायरेक्शन सोच लिए ना कि 3 पाई तो इस डायरेक्शन का एंगल है सर, तो यहां पे इस डायरेक्शन में कॉस की वैल्यू तो -1 होगी। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि कॉस ऑफ 6 पाई की वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो सर 6 पाई तो इस डायरेक्शन का एंगल है, इस डायरेक्शन में कॉस की वैल्यू 1 होने वाली है। सही बात है। अगर मैं पूछूं कि कॉस ऑफ 7 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 पाई बाय 2 मतलब या तो ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने वाला एंगल है सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, तो या तो ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने वाला एंगल है, तो यहां पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एग्जैक्टली ये किस तरफ का एंगल है, क्योंकि देखो 7/2 की वैल्यू 3.5 होती है, राइट। 7/2 कितना होता है? 3.5 होता है। 3.5 मतलब कितना हो गया? 3 + 0.5। तो बेसिकली आई कैन राइट 7 पाई बाय 2 एज 3 पाई प्लस 1/2 पाई, है ना। 3 + 0.5, देखो 7/2 को मैंने लिख दिया 3 + 0.5, तो 7 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाय 2। और अगर 3 पाई में पाई बाय 2 ऐड किया तो नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कॉस की वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या है? 0 है। तो
कॉस ऑफ 7π/2 की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बार देख लो आप इनको ध्यान से, है ना। राइट गाइस, क्लियर है इतनी बातें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिकैप है। ग्राफ इधर देख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ है वो 0 पे 0 होता है। देखो उस ग्राफ से अपने को ये चीज बड़ी इजीली समझ में आती है कि 0 पे साइन 0 हो रहा है, फिर पाई पे 0 हो रहा है, फिर 2π पे 0 हो रहा है, -π -2π। तो साइन कहां कहां पे 0 हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। ये जो ग्राफ है साइन का, देखो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है +1, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई +1, यहां पे मिनिमम वैल्यू आ गई -1। ठीक है, π/2 पे जब x कोऑर्डिनेट π/2 है तो y कोऑर्डिनेट 1 है। ये है y = साइन थीटा का ग्राफ। तो जब थीटा इधर π/2 है तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन ऑफ π/2 = 1। साइन ऑफ π/2 = 1। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, दूसरी बात, साइन ऑफ पाई 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 2π 0 हो जाएगा। तो ग्राफ से भी अपन देख सकते हैं कि साइन पाई की वैल्यू या साइन 2π की वैल्यू या साइन 3π की वैल्यू ये सब क्या होती है? 0 होती है। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई = 0। π/2 पे 1 वैल्यू दे दी, 3π/2 पे -1 वैल्यू दे दी साइन ने, क्योंकि π/2 ऊपर की तरफ का एंगल है, 3π/2 नीचे की तरफ का एंगल है। तो ऊपर की तरफ साइन 1 देता है, नीचे की तरफ -1 देता है। So the value of sine of π/2 is +1, sine of 3π/2 its value is equal to -1। ठीक है, तो 1 -1 1 -1 ऐसे चल रहा है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। इंपॉर्टेंट बात है हमें ये ध्यान रखनी है कि कहां कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है तो वहां पे मतलब वैल्यू 0 ले रहा है ना। तो ये कहां कहां पे 0 हो रहा है? 0π 2π 3π एंड सो ऑन, यहां पे 0 बन रहा है। Clear? Now guys, this is the graph of cos of theta. Cos of theta कहां कहां पे 0 होगा? पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करोगे ग्राफ से कि π/2 पे cos 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है। अगली बार फिर से ये 5π/2 पे 0 हो जाएगा। तो मतलब cos 0 कहां पे होगा? है ना, cos थीटा = 0। तो इसके सॉल्यूशन थीटा की वैल्यू यहां पे आ जाएंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cos थीटा = 0। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज थीटा = π/2 हो सकता है, 3π/2, 5π/2। देयर आर बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। cos theta is equal to 0 for infinite values of theta. There are infinite solution for this equation, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। और इसी चीज को जनरल वे में लिखने का तरीका होता है for theta is equal to 2n plus 1 into pi, 2n plus 1 into π/2। ठीक है, अब n की देखो वैल्यू रखो, 0 रखोगे तो π/2 मिलेगा, 1 रखोगे तो 3π/2 मिलेगा। सो बेसिकली cos theta is 0 for ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। किसके ऑड मल्टीपल? π/2 के ऑड मल्टीपल। ठीक है ना। तो यहां पे तो 0 हो गया, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। कहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है? cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा होता है 0 पे। 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2π पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। cos थीटा = 1। अगर ये इक्वेशन देता हूं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे थीटा = 2nπ। मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 1 रखने पे 2π, 2 रखोगे तो 4π, -1 रखोगे तो -2π। तो इन सारे एंगल्स पे cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है विच इज 1 फॉर दीज एंगल्स। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू कहां कहां पे अचीव करेगा, तो cos थीटा = -1 फॉर थीटा = 2n plus 1 into पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। कंफ्यूज मत करना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू पाई आ गई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो थीटा की वैल्यू 3π आ जाएगी, n = 2 पे, है ना, देख सकते हो 5π आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इन सारे एंगल्स पे देख सकते हो, देखो पाई पे वैल्यू -1 है, अगली बार
3 पाई पे वैल्यू -1 लेगा एंड सो ऑन. सो दिस इज द ग्राफ. चलता चला जाता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना. ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10. 10 का ग्राफ अपने को बस -π/2 से π/2 के बीच में ध्यान रखना है. -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ ध्यान रखना है. देखो सिर्फ इतना सा ग्राफ. आप ना 10 के बारे में बस कुछ एक बेसिक सी बातें ध्यान रखो, कभी ग्राफ इसका भूलोगे नहीं. -π/2 एंड π/2. 0 पे 10 0 होता है. जब एंगल π/2 को अप्रोच करता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 10 इंफिनिटी को भागता है. नॉट डिफाइंड होता है एग्जैक्टली. π/2 पे 10 डिफाइंड नहीं है, बट जब एंगल π/2 को अप्रोच करेगा, है ना, तो ये 90 डिग्री को भागेगा. और वैसे ही -π/2 पे ये -90 डिग्री को भागता हुआ दिखाई देता है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10 फ्रॉम -π/2 टू π/2. बस इतना पोर्शन अपने को ग्राफ का ध्यान रखना है, फिर कट कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है, ये पोर्शन देखो, ये सेम ग्राफ आपको π/2 से 3π/2 के बीच में भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, द सेम ग्राफ यू कैन सी फ्रॉम π/2 टू 3π/2 एज वेल. π/2 से 3π/2 के बीच में भी सेम ऐसा ही ग्राफ दिख रहा है. तो यही चीज रिपीट करती चली जाती है. ठीक है, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन. ये जितने भी फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पीरियोडिक फंक्शन है. ठीक है, जिसके अंदर टेन थीटा का पीरियड पाई होता है, मतलब पाई के इंटरवल में ये रिपीट करता चला जाता है ना. जो -π/2 से π/2 के बीच की ग्राफ बन रहा है, वही π/2 से 3π/2 के बीच में भी वही सेम ग्राफ अपने को बनता हुआ दिखाई देगा. वही ग्राफ रिपीट करता हुआ चला जाएगा आगे भी. क्लियर? तो इसका ग्राफ भी ध्यान रखें अच्छे से. उसके बाद में कॉट थीटा का ग्राफ देख लेते हैं. कॉट थीटा के लिए भी यही सेम कहानी कि बस हमें ग्राफ याद रखना है 0 से पाई के बीच में. कॉट थीटा याद रखो कि कब इंफिनिटी को भागेगा, तो कॉट थीटा 0 के जस्ट राइट में इंफिनिटी को भागता है ना. 0 के जस्ट राइट में इंफिनिटी को भागता है. π/2 पे 0 होता है. देखो कॉट थीटा कहां पे 0 हो रहा है गाइस? π/2 पे 0 हो रहा है. कॉट थीटा किधर 0 हो रहा है? π/2 पे. ठीक है, कॉट ऑफ π/2 0 है. कॉट ऑफ 0 इंफिनिटी, कॉट ऑफ पाई के आसपास ये माइनस इंफिनिटी को भागेगा. तो बस आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है 0 से पाई में. अब इसी ग्राफ को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना आगे, और यही ग्राफ रिपीट होता हुआ चला जाएगा, है ना. इसी ग्राफ को कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी कर दो. देखो अगर मैं 0 से -π के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो सेम यही इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, तो देखो ऐसा बनेगा. सेम यही चीज. तो ये आपने बना दिया कॉट का ग्राफ. इसी चीज को रिपीट करते हुए चले जाए. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट. इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कॉट कहां पे 0 हो रहा है? π/2 पे. ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे. और 10 में हमने देखा था कि 10 कहां 0 हो रहा है. देखो 10 0 पे 0 हो रहा है, फिर पाई पे 0 हो रहा है, फिर 2 पाई पे 0 हो रहा है, फिर 3 पाई पे 0 होगा, एंड सो ऑन. तो 10 बिकम 0 एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. हाँ जी, ओके. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफ ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा का ग्राफ याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉस थीटा का ग्राफ याद है, तो सेक थीटा का ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं. देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा 0 होता है -π/2 एंड π/2 पे, एंड ये ग्राफ रहता है कॉस थीटा का यहाँ पे. ठीक है, वैसे ही फिर अगली बार 3π/2 पे 0 होता है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, ये हमने बना दिया किसका ग्राफ? कॉस थीटा का ग्राफ बना दिया. 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो आप देख सकते हो सेक थीटा की वैल्यू भी 1 है. π/2 पे कॉस 0 होता है, तो π/2 पे देखो सेक थीटा इंफिनिटी को भाग रहा है. तो एक काम करना, देखो अगर आपको कॉस थीटा का ग्राफ याद रहेगा ना, तो सेक थीटा का ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है कि बस ये वाला पोर्शन लिया, इस वाले पोर्शन को उल्टा कर दिया. देखो π/2 पे ये इंफिनिटी भाग रहा है, -π/2 पे माइनस इंफिनिटी भाग रहा है. वैसे ही देखो ये वाला पोर्शन लिया, इस वाले पोर्शन को उल्टा कर दिया, है ना, इस वाले पोर्शन को उल्टा कर दिया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. ठीक है, वैसे ही ये वाला पोर्शन लिया, इस वाले को उल्टा कर देंगे, तो ऐसा सेक थीटा ग्राफ इस इंटरवल में ऐसा बनने वाला है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ गाइस सेक थीटा. तो बस ध्यान रखिए ये कुछ बातें, है ना. सेक थीटा के बारे में ये चीज ध्यान रखिए कि सेक थीटा इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1. सेक थीटा की जो भी वैल्यूज आएगी या तो 1 या 1 से बड़ी आएगी. ग्राफ को देख सकते हो 1 से ऊपर है ये ग्राफ, है ना. तो 1 या 1 से बड़ी आएगी, या फिर सेक थीटा की वैल्यू -1 या -1 से छोटी आएगी.
और cos थीटा के बारे में बात करें तो cos थीटा हमें पता है कि वो -1 से 1 के बीच में रहता है। क्योंकि cos थीटा -1 से 1 के बीच में रहेगा, यही रीजन है कि sec थीटा या तो 1 से ऊपर या -1 से छोटा है ना। cos थीटा की वैल्यू इसके बीच में है और sec थीटा की वैल्यू इसके बाहर है। ठीक है, नंबर लाइन पे देखोगे तो cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और sec थीटा की वैल्यू या तो 1 से बड़ी या फिर -1 से छोटी है। तो ये कुछ बेसिक सी बात है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सिमिलरली फॉर साइन थीटा, cosec थीटा बेसिकली है ना, साइन थीटा का ग्राफ बना लो। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा गाइस। साइन थीटा देखो 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है। इसी को उल्टा कर दोगे तो cosec थीटा का ग्राफ दिख रहा है अपने को, है ना। वैसे ही देखो यहां पे ग्राफ ऐसा रहता है साइन थीटा का। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा का ग्राफ यहां पे दिख गया। वैसे ही आप देखोगे तो इधर ऐसा ग्राफ रहता है, इसी को उल्टा कर दोगे तो cosec थीटा ग्राफ दिख गया, है ना। थोड़ा डिटेलिंग में ज़्यादा कर रहा हूँ गाइस, बट आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट में अपन जा रहे हैं ना, एकदम बेसिक डिटेल से समझ रहे चीज़ों को। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। cosec थीटा के बारे में भी यही सेम कहानी है। अच्छा, कमेंट अबाउट द साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कि साइन के बारे में अपन कमेंट कर सकते हैं क्या एंगल देख के। तो एंगल यहाँ पे है 179 डिग्री। सो 179 डिग्री इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो 179 डिग्री कुछ यहाँ का इस डायरेक्शन का एंगल होगा ना, इस डायरेक्शन का एंगल ये 179 डिग्री होगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो बस साइन के बारे में कमेंट करना है ना कि इसका साइन कैसा होगा। एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू 179 डिग्री की निकालने के लिए, है ना, वो कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। बट साइन के बारे में जरूर अपन कमेंट कर सकते हैं दैट इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बिकॉज इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो अगर 179 डिग्री पे साइन पॉजिटिव है, cos के बारे में अगर मैं पूछूं कि cos ऑफ 179 डिग्री कैसी वैल्यू आएगी, तो cos की वैल्यू यहां पे नेगेटिव आएगी गाइस। ठीक है, cos की वैल्यू नेगेटिव। अगर यहाँ पे tan की वैल्यू पूछूं कि बताओ tan ऑफ 179 डिग्री कैसी वैल्यू आएगी, तो फिर से ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, बट इतना पता है अपने को साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, बट cos एंड tan की वैल्यू नेगेटिव होगी इन एंगल्स पे। ओके, नाउ साइन ऑफ 182 डिग्री, 182 डिग्री मतलब 180 डिग्री से जस्ट बड़ा हो गया। ये 0 डिग्री हो गया इस डायरेक्शन में, ये 180 डिग्री हो गया। 182 डिग्री 180 से जस्ट बड़ा है ना। ये टोटल एंगल 182 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 182 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहां पे कौन पॉजिटिव होगा इस एंगल पे, कौन पॉजिटिव होगा, तो tan पॉजिटिव होगा। तो tan ऑफ 182 डिग्री वो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, cos के बारे में बात करूं तो cos भी नेगेटिव होने वाला है, बस tan पॉजिटिव रहेगा और tan का रेसिप्रोकल जो कि cot होता है, cot पॉजिटिव रहेगा यहां पे। ओके, लेट्स मूव अहेड। tan ऑफ 260 डिग्री, 260 डिग्री एक बार कमेंट कर लो क्वाड्रेंट कौन सा है। तो फिर से देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये वाली डायरेक्शन 180 डिग्री, ये वाली डायरेक्शन 270 डिग्री। तो 270 डिग्री से जस्ट पहले यहां पे 260 डिग्री होगा गाइस, है ना। ये जो एंगल है दैट इज बेसिकली 260 डिग्री एंगल। तो 260 डिग्री आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जा रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसी पे अगर इसी एंगल पे साइन की वैल्यू पूछूं तो वो नेगेटिव आ जाएगी, है ना। साइन ऑफ 260 डिग्री एक नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर इतनी बात है। ओके, tan ऑफ 290 डिग्री, 290 डिग्री जस्ट बड़ा हो गया 270 डिग्री से। 270 डिग्री ये है, इससे जस्ट बड़ा ये जो कंप्लीट एंगल है, देखो 270 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है गाइस। ठीक है, tan ऑफ 290 डिग्री इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। यस, और यहीं पे अगर मैं cos की बात करूं तो cos ऑफ 290 डिग्री इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भैया पॉजिटिव होने वाली है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ओके, अगर साइन के बारे में बात करूं, साइन ऑफ 290 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होने वाली है।
क्लियर इतनी बात है? लेट्स मूव अहेड गाइस। कॉस ऑफ 8 पाई बाई 7 कैसा एंगल, मतलब कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव या होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, कैसे डिसाइड किया जाए कि 8 पाई बाई 7 जो होता है ना वो बेसिकली पाई प्लस पाई बाई 7 होता है। ऐड करो देखो, पाई से जस्ट बड़ा, 8 बाई 7 1 से जस्ट बड़ा होता है ना, तो 8 पाई बाई 7 पाई से जस्ट बड़ा होगा, पाई प्लस पाई बाई 7। एलसीएम लोगे तो 8 पाई बाई 7 ही बन रहा है। तो पाई से जस्ट बड़ा एंगल, और पाई आपको पता है ये 0 होता है, ये पाई होता है। देखो जिन बच्चों ने पेशेंस बना के यहां तक मेरा साथ दिया ना, उनको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, बताना जरा, ठीक है? तो इधर देखो ये पाई हो गया, तो पाई से जस्ट बड़ा एंगल मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। पाई में पाई बाई 7 ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी cos of 8 pi by 7 is a negative value guys. Okay, let's move ahead. अच्छा, इसी पे अगर tan के बारे में पूछूं, tan of 8 pi by 7 will be a positive value. Okay, let's move ahead. Cos of 130 डिग्री, 130 डिग्री ये 0 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सर। यहाँ पे थोड़ा पीछे चले गए तो ये 130 डिग्री हो गया है ना। 130 डिग्री 90 डिग्री से तो बड़ा है, बट 180 से पहले है, तो ये 130 डिग्री हो गया। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पहुंचा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, ठीक है? यहीं पे अगर मैं tan की वैल्यू पूछूं तो वो भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी तो नेगेटिव है। किसका राज चलता है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन का राज चलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। इसका एक छत्र राज है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, बट इतना पता है अपने को। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो चलिए गाइस, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल एट माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इट्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा। द वैल्यू ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये नेगेटिव नहीं खा पा रहे हैं ना, इनको नेगेटिव नहीं पच रहा है। देखो ये निकाल दे रहे हैं नेगेटिव बाहर, तो देखो ये माइनस साइन थीटा बन गया। और कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा के बारे में बात करें तो ये नेगेटिव खा जाते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछूं तो वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू के ही इक्वल आने वाली है। द वैल्यू फॉर कॉस ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। वैल्यू सेम क्यों आती है? बिकॉज एक तो ये रीजन बता सकता हूं कि माइनस 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, राइट? है ना, माइनस 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। देखो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। अगर आप प्लस थीटा की बात कर रहे हो तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, और अगर माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे हो तो बेसिकली आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। और अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही आया। और यहां से एक और रीजन अपन समझ सकते हैं। देखो अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है कि ऐसा कैसे सर, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल कैसे सर, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, है ना। तो अगर थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। सही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं माइनस थीटा मूव किया, क्लॉकवाइज गया, तो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ माइनस थीटा बिकॉज एंगल माइनस थीटा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट यहां पे आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। अब एक बात समझ रहे हो बात को कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, है ना, जो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है। सपोज इसको P डैश बोला जाए, तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज हो रहा है गाइस। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया ना अबाउट द एक्स एक्सिस।
और ऐसे समझो कि अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, एक्स कोऑर्डिनेट तब बदलता है जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो। तो इधर तो अपन ने वर्टिकल मूवमेंट करी है, देयर विल बी नो चेंज इन दी एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। अगर यहां पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई होने वाला है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बदला है, राइट। तो इधर जो cos थीटा की वैल्यू है वही cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू है, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम। तो जो cos के लिए बात ट्रू है वो sec के लिए भी ट्रू हो जाएगी, राइट, बिकॉज sec इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो द वैल्यू ऑफ sec ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू sec थीटा। बट साइन के साथ ऐसा नहीं होता, देखो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। एंगल थीटा पे जो y कोऑर्डिनेट है, एंगल माइनस थीटा पे जो y कोऑर्डिनेट होने वाला है वो एक दूसरे का नेगेटिव है, इसलिए साइन थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा आर नेगेटिव टू ईच अदर, दैट इज वाई साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बाकी याद रखना है, याद कैसे रखना है कि भैया कॉस नेगेटिव खा जाता है, कॉस नेगेटिव खाता है तो इसका कजन ब्रदर सेक भी खा जाएगा नेगेटिव, बाकी और कोई भी नेगेटिव नहीं खा पाएंगे, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, बहुत ही काम की बात यहां पे, ठीक है, कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये अपन समझने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये आया कैसे, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसके पीछे की ट्रिक क्या है, आप कैसे करोगे इन सवालों को। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। सपोज एंगल थीटा पे एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया x, y, जो कि आपको पता है क्या होने वाला है, जो कि हो जाएगा cos ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, राइट। अगर कोऑर्डिनेट x, y ले रहा हूं जो कि हो जाएगा cos ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये पॉइंट P के बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। फिर थोड़ा घूमी घूमी किया, है ना, इस पॉइंट P को घुमाया इस सर्कल पे और कहीं इधर लाके छोड़ दिया P डैश, जो कि ये एंगल बना रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है बट ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो पॉइंट P डैश पे आ गए। अब आप ये बताओ कि P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। अब P डैश का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम होगा, देखो देख पा रहे हो, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो P डैश यहां पे हो गया बेसिकली पॉइंट ना, पॉइंट P डैश यहां हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पे है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें तो कोई चेंज नहीं है, और जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अगर प्लस x है तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस x हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, राइट। तो पॉइंट P डैश का x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है ना, एंड y कोऑर्डिनेट एज इट इज है। तो मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है, जो कि अपन लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल बना रहा है तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉमा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही तो है कि कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा तो x कोऑर्डिनेट इज cos ऑफ दिस एंगल विच इट इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, है ना, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ दैट एंगल विच इट इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो P डैश का x कोऑर्डिनेट cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, y कोऑर्डिनेट साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। एंड क्योंकि अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि देखो y कोऑर्डिनेट में तो कोई बदलाव नहीं है, तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू तो सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया एक दूसरे का, इसलिए cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल आता है। यह है इसका डेरिवेशन, ठीक है, घबराओ मत, ट्रिक भी बताएगा तुम्हारा भाई, ठीक है, इसके बारे में अपन ट्रिक भी बता देंगे, रटवा देंगे तुमको कि इस टाइप के इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अब गाइस ट्रिक क्या है ना, ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट ट्रिक कि कैसे हमें ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एन पाई मिलेगा, है ना, यहां पे 2n पाई हो जाता है, यहां पे 2n प्लस 1 पाई हो जाता है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले एंगल है, राइट वाले 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले 2n प्लस 1 पाई। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर आप कभी भी प्लस माइनस कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं आता है। पहली चीज तो ये कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आता है। फिर दूसरी चीज कि कमेंट अबाउट द साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है उस हिसाब से आप साइन के बारे में कमेंट करोगे,
ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा वाले एंगल की। ओके, तो पाई इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को, इस डायरेक्शन में 0 मिलता है, 0 पाई। ओके, अगर मैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, द वैल्यू फॉर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात, फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा गाइस। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब आपको दूसरी चीज ये डिसाइड करनी है कि इसके आगे साइन पॉजिटिव का लगाना है कि नेगेटिव का लगाना है, तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। पाई माइनस थीटा अपने को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलता है। देखो, पाई में से जस्ट थीटा कम किया है, पाई में से कुछ कम करोगे ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से कुछ ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है ना। पाई माइनस थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ लेके जा रहा है, एंड वी नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, इसलिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा का इक्वल आया। फिर से बताता हूं, सबसे पहले साइन का साइन ही रहेगा। दूसरी चीज, ये एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, उस हिसाब से आप यहां पे कमेंट करोगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया यहां पे। क्लियर? वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो अब ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया ना। पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऐड किया है तो आपको लेके चला गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है साइन, तो कुछ नेगेटिव आना चाहिए आउटकम, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। देखो, साइन का साइन ही रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ और एग्जांपल सोचते हैं। ठीक है, देखो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, इसके बारे में कमेंट करते हैं गाइस। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। फिर से, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो नेगेटिव का रखूंगा, और आपको पता है कॉस का कॉस ही रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा बन गया। क्लियर? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, दैट इज वाई कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको नेगेटिव का कॉस थीटा रखा जाएगा। क्लियर इतनी बात है? फिर tan के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या वैल्यू देंगे, तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या वैल्यू आएगी, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर दिस एज वेल। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो कुछ पॉजिटिव आएगा, सो दैट इज इक्वल टू प्लस tan थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ tan थीटा। ओके, सिंपल इतनी बात है। अब इसका यूज कहां आता है, इसका यूज आता है इस टाइप के सवालों में कि जैसे हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 120 डिग्री को आप देखो रेफरेंस एंगल पाई को लेके, पाई मतलब 180 डिग्री, कि हम देख सकते हैं कि 120 डिग्री जो है वो 180 डिग्री में से 60 डिग्री कम है। 180 माइनस 60 कर दोगे तो 120 बन जाएगा, राइट बच्चा लोग। तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली बन गया साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और आपको पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो कि आएगी साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है that is equal to the value for sin 60 degree, and we know the value for sin 60 degree which is √3/2। तो ये इसका आंसर हो गया, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। 2π/3 लिखा है, रेडियन के टर्म्स में बोल दिया, तो फिर से अपन देखते हैं कि 2π/3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये पाई से π/3 कम है ना। पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 2π/3 मिलेगा, एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगेन इक्वल टू प्लस साइन थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज साइन π/3 एंड साइन π/3 इज अगेन इक्वल टू √3/2। सेम है, देखो साइन 120 साइन 2π/3,
120 डिग्री एंड 2π/3 आर दी सेम एंगल्स, ठीक है। नाउ cos of 120 डिग्री, cos of 120 डिग्री इज इक्वल टू cos of 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर से अपन ऐसे लिखेंगे, एंड वी नो दैट cos of पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होना चाहिए। cos of पाई माइनस थीटा कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू -1/2, है ना। tan of 135 डिग्री, 135 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंड tan 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखो ना, ये तो आप पहले ही समझ सकते हो कि जो भी आंसर आएगा कुछ नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, tan के अंदर अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का राज चलता है भैया, पता है ना। tan का राज तो थर्ड क्वाड्रेंट से चालू होगा, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का एंगल हो तब जाके tan पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो tan of 135 डिग्री कैन बी रिटन एज tan of 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू -1, राइट गाइज। tan of 3π/4 which is tan of pi minus π/4 and tan of pi minus theta is minus tan theta and the value for minus tan pi/4 is equal to -1। ये कुछ बेसिक है ना जो हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12th ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री अपन जल्द ही स्टार्ट करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़ा यूज आएगा। जैसे साइन ऑफ 5π/4 लिखा है, अब जो 5π/4 एंगल है गाइस, you can write this angle 5π/4 as pi plus π/4। ऐसा कैसे लिख दिया सर? देखो बेसिक मैथमेटिक्स सही है ना। जैसे 5/4 हो गया, क्या 5/4 को आप 1 + 1/4 लिख सकते हो? समझते हो ना। तो वैसे ही 5π/4 को pi plus π/4 लिख दिया, सिंपल। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन की वैल्यू देखी जाए तो कुछ नेगेटिव आनी चाहिए, तो इसको सबसे पहले अपन ने लिख दिया साइन ऑफ pi plus π/4 and we know that sin of pi plus theta, sin थीटा तो आएगा, मतलब sin π/4 आएगा, बट क्या नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा गाइस? तो नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू। तो दिस इज माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4 एंड दैट इज इक्वल टू -1/√2। वेरी सिंपल। नाउ गाइस tan of 5π/4, tan of 5π/4 which is basically tan of pi plus π/4 and tan of pi plus theta। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कुछ पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, तो दैट इज प्लस tan π/4 which is equal to 1। ओके, नाउ cos of 3π plus π/4, सर अभी तक तो पाई के साथ डील कर रहा था, अब 3π प्लस समथिंग आ गया, ठीक है। तो आप फिर से देखो 3π जो है, जिस डायरेक्शन में पाई पड़ता है उसी डायरेक्शन में क्या 3π भी पड़ेगा। यही चीजें मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा था। ये देखो जिस डायरेक्शन में पाई है उसी डायरेक्शन में 3π, 5π, 7π, ये सब उसी डायरेक्शन में। तो अगर पाई में चाहे कुछ एंगल थीटा ऐड करूं या 3π में एंगल कुछ थीटा ऐड करूं, तो वो अपने को थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लेके चलेगा, है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लेके चल रहा है, तो ये पाई प्लस थीटा या फिर 3π प्लस थीटा, इट विल टेक अस टू द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट गाइस द वैल्यू फॉर कॉस विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो कॉस ऑफ 3π प्लस π/4 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4, है ना। कॉस ऑफ 3π प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब भी अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस या माइनस कुछ एंगल रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। सारे एग्जांपल में देख सकते हैं, देखो साइन का साइन ही रहा, टैन का टैन ही रहा, कॉस का कॉस ही रहा। बस आपको ये कमेंट करना होता है कि कुछ नेगेटिव आएगा कि कुछ पॉजिटिव आएगा। वो कैसे कमेंट करते हैं? वो अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से कमेंट करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां पे इसका राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे कॉस का राज नहीं चलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, वहां पे कॉस का राज नहीं चलेगा, तो इसलिए कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है माइनस कॉस π/4, एंड माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू -1/√2। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। साइन ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू जैसे हमें निकालनी है। अब साइन ऑफ 315 डिग्री इज बेसिकली, देखो रेफरेंस एंगल अपन क्या ले सकते हैं, डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री, 180 डिग्री यहां रहता है ना, 360 डिग्री इस साइड पड़ेगा।
तो 315 डिग्री कुछ 360 डिग्री से कम है ना? कितना कम है 360 डिग्री से? 45 डिग्री कम है। 360 में से 45 कम करूंगा तो ये 315 डिग्री हमें मिलने वाला है। तो अगर साइन ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, समझ रहा है कुछ कुछ, इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस प्रकार से कि साइन ऑफ, सबसे पहले तो ऐसा लिख दो कि ये 360 डिग्री में से 45 डिग्री कम है। देखो अभी भी 315 डिग्री ही लिखा है, ये अभी भी 315 डिग्री ही लिखा हुआ है। अब अपन अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से कुछ कम कर रहे हैं, साइन का साइन ही रहेगा, तो जो आउटकम आने वाला है वो साइन 45 डिग्री आएगा। बट अब ये पॉजिटिव का साइन 45 आएगा कि नेगेटिव का साइन 45 आएगा, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, है ना? साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन का राज नहीं चलता, साइन का राज सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है, ठीक है? फोर्थ में कॉस का राज चलता है। ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, राइट? याद है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का राज चलेगा, तो यहां पे जो साइन की वैल्यू आएगी कुछ नेगेटिव आएगी, तो माइनस साइन 45 डिग्री विच इज -1/√2 ये आने वाला है। वहीं पे अगर कॉस ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉस ऑफ 315 डिग्री गाइस, तो इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है? इसको फिर से अपन ऐसे लिखेंगे कि कॉस ऑफ 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसको अपन ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, दैट इज कॉस थीटा कॉस ऑफ 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 1/√2, ठीक है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, कॉस का कॉस ही रहेगा, सिंपल इतनी बात है। नाउ लेट्स मूव अहेड। कॉस 315 डिग्री, यही हमने क्वेश्चन किया था, जिसका आंसर आ रहा है +1/√2। ओके, tan ऑफ 330 डिग्री, 330 डिग्री फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव ऑफ आएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में से माइनस कर रहे हैं, tan का tan ही रहने वाला है, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री, एंड द वैल्यू फॉर माइनस tan 30 डिग्री इज -1/√3, दैट विल बी आवर आंसर, सिंपल। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस मान के अगर अपन कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि tan ऑफ लेट्स से 8 पाई माइनस थीटा कितना होगा, तो 8 पाई किस डायरेक्शन में पढ़ने वाला है, इवन पाई सारे इसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तो 8 पाई भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और 8 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो तो मतलब पीछे की तरफ, देखो पीछे की तरफ बढ़ो, प्लस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो अगर मैं आपसे tan ऑफ 8 पाई माइनस थीटा की वैल्यू पूछूं, तो ये फिर से आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ले जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो tan ऑफ 8 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट? नाउ गाइस, साइन ऑफ 210 डिग्री, 210 डिग्री कैन बी रिटन एज, हाँ जी, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना? देखो हॉरिजॉन्टल वाले एंगल्स ध्यान रखना, 0 180 इनको अपन रेफरेंस मान मान के चलेंगे, है ना? तो ये एक लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब आपको कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है, दिस इज टेकिंग यू टू द थर्ड क्वाड्रेंट। 180 में कुछ 30 ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये कुछ नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हमने यूज किया है यहां पे, एंड माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? कॉस ऑफ 240 डिग्री, 240 डिग्री कैन बी रिटन एज, 180 डिग्री को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना? सही बात है, ऐसा लिख सकते हैं।
180 में 60 ऐड करूंगा तो 240 बनेगा। एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है, तो कुछ नेगेटिव आने वाला है, तो ये बनेगा माइनस कॉस 60 डिग्री, एंड माइनस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, बिकॉज द वैल्यू फॉर कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। ओके, सिंपल। कुछ नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, देखो आ गई फाइनली, कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan of 3π/4, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज tan of पाई माइनस π/4। इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3π/4 मिलेगा। 3π/4 इज एन एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ कम किया गया है, पाई में से अगर कुछ कम किया गया है तो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट लेके पहुंचेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ tan π/4 विच विल बी इक्वल टू -1। दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, लेट्स मूव अहेड। cos ऑफ 11π/6, तो आप इसको ऐसा देख सकते हो कि देखो 11/6 कितना हो गया, 11/6 सर ये 2 के बड़ा आसपास जा रहा है, 12/6 2 हो जाता है ना, 12/6 2 हो जाता है, सब समझते हैं इस बात को। तो 11/6 2 में से कुछ कम है, कितना कम है 2 में से, 2 में से 1/6 कम है सर। क्या सब लोग इस बात को समझते हैं कि दिस इज, है ना, 2 में से अगर 1/6 कम कर दोगे तो 11/6 बनने वाला है। तो वैसे ही 11π/6 को अपन लिख सकते हैं 2π माइनस π/6। कोई बहुत भारी मैथ्स यूज नहीं करी है मैंने, सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और कुछ नहीं किया। देखो देख लो जरा ध्यान से, 11/6 इज 2 माइनस 1/6, इसी को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11π/6 इज इक्वल टू 2π माइनस π/6। तो इसको लिख दिया 11π/6 को, क्या लिख रहे हैं अपन इसको, 2π माइनस π/6, और cos ऑफ 2π माइनस थीटा, 2π याद करो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसमें से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट की तरफ लेके जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस cos π/6 का इक्वल आएगा, एंड द वैल्यू फॉर cos ऑफ π/6 इज इक्वल टू √3/2। सिंपल है गाइस, देख लो एक बार ध्यान से। हाँ जी, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। cosec of 4π/3, cosec of 4π/3 is going to be equal to cosec of पाई प्लस π/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, cosec 4π/3 को पाई में π/3 ऐड किया तो दैट विल बी cosec 4π/3, राइट। पाई प्लस थीटा क्या होगा, cosec का पाई प्लस थीटा क्या होगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तो ये माइनस cosec थीटा हो जाएगा, है ना, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, आ गई नेगेटिव वैल्यू माइनस cosec थीटा, एंड cosec π/3 की वैल्यू 1/sin π/3 हो जाती है, ऐसे याद रख लो। sin π/3 की वैल्यू आपको पता ही है √3/2, तो ये हो जाएगा -2/√3। so that is our answer for this question. Simple guys, let's move ahead. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल π/2 प्लस माइनस थीटा 3π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसा लिखा हो, अभी तक तो अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस कर रहे थे ना, अब देखते हैं कि अगर वर्टिकल एक्सिस से ऐसा प्लस माइनस हुआ कुछ, है ना, जैसे कि 5π/2 प्लस माइनस थीटा, तो इसके साथ कैसे डील करना है। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सीखने के लिए सिंपल से यहाँ पे ट्रिक है, बस फर्क इतना सा है। देखो, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस कर रहे थे तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदल रहा था, इसके अंदर फर्क इतना सा पड़ जाएगा कि चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर दो। चेंज कैसे करना है कि साइन बदलेगा कॉस में या फिर कॉस बदलेगा साइन में, है ना, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, टेन एंड कॉट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, कॉसेक एंड सेक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बस फर्क इतना सा है। और जैसे हम पहले क्वाड्रेंट को देख के साइन के बारे में कमेंट कर रहे थे, वैसे अभी भी क्वाड्रेंट को देख के साइन के बारे में कमेंट किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, देखो पाई बाई टू किस तरफ हो गया, पाई बाई टू ऊपर की तरफ हो गया वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, पाई बाई टू ऊपर की तरफ है वर्टिकल एक्सिस। अगर इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस एंगल मतलब हो गया क्लॉकवाइज एंगल, है ना, माइनस एंगल मतलब क्लॉकवाइज एंगल की जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो वो माइनस होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वो प्लस होगा। तो पाई बाई टू में से माइनस कर रहे हैं तो मतलब क्लॉकवाइज आप कुछ घूम रहे हो, तो मतलब आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो आंसर तो कुछ पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव का क्या आएगा, क्या पॉजिटिव का साइन थीटा आएगा, नहीं, पॉजिटिव का कॉस थीटा आएगा, क्योंकि इसमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप वर्टिकल एक्सिस से प्लस माइनस करते हो तो साइन कॉस में बदल जाता है, वैसे ही कॉस साइन में बदल जाएगा। जैसे कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा के बारे में बोलूं तो वो प्लस साइन थीटा हो जाता है गाइस, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा ही था कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम आती है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, पाई बाई टू माइनस थीटा एंड थीटा देयर सम इज पाई बाई टू, राइट। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देयर वैल्यूज विल बी सेम, ठीक है। और ये फंडा भी समझ में आ गया यहां से। वैसे ही टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, एंड अगर बात करें कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा तो वो टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है बिकॉज पाई बाई टू माइनस थीटा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आई। वहीं पे अगर सपोज सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात करें, जैसे कि साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाएगा आपको, है ना। कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस, ठीक है। कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस, है ना। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देख के ये डिसाइड कर लो कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए कि नेगेटिव आउटकम आना चाहिए। तो पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे है, जैसे ये पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू में कुछ ऐड किया थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट अगर साइन के अंदर है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भैया साइन का राज चलता है ना, साइन का पूरा पूरा राज चलता है, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, विल गेट सम पॉजिटिव वैल्यू, राइट, है ना। तो वो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और बदलेगा, बदलाव आएगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस से जब भी प्लस माइनस करोगे तो बदलाव आएगा। और क्या बदलाव आएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस थीटा, सिंपल। कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉस ये जो वैल्यू आने वाली है कुछ नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि कॉस का राज नहीं चलता सेकेंड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव का क्या आएगा कि कॉस बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा, तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा आती है। वैसे ही टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा के बारे में बात करें तो वो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। वैसे ही कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा के बारे में बात करें तो वो माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो ये बस कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जनरली जब भी हम किसी एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं ना, जैसे सपोज अपने को कोई भी एंगल दिया हो, जैसे कि टेन ऑफ, है ना, 180 डिग्री में कुछ प्लस कर दिया, 60 डिग्री प्लस कर दो, 240 डिग्री, सपोज टेन ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू हमें सपोज निकालनी है, ठीक है। तो हमेशा मैं क्या सोचता हूं ना, मैं वर्टिकल के बारे में सोचता ही नहीं हूं, मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल को रेफरेंस लेके सोचता हूं इसके बारे में, कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस लेता हूं जो कि हो गया 180 डिग्री की, 180 डिग्री के करीब है ये, और 180 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 240 बनेगा। तो इसको लिख दिया टेन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। एंड टेन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, और अपने को पता है कि जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो टेन का टेन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, है ना, टेन का टेन रहेगा। और क्या कुछ पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का टेन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3, ये वैल्यू आ जाएगी। बट इसी क्वेश्चन को अपन ऐसा भी कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेके, वर्टिकल एक्सिस हो गया देखो इधर 270 डिग्री, और अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेके कर रहा हूं तो 270 डिग्री में से ये 30 डिग्री कम है, ठीक है,
तो 270 में से 30 कम है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, tan ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट? इट कैन बी रिटन लाइक दैट एज वेल। सही बात है, 270 में से 30 कम करोगे तो 240 आता है। अब क्योंकि अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस ले रहा हूं तो tan बदल जाएगा। अब tan बदलेगा कॉट में, अब ये बनेगा कॉट ऑफ 30 डिग्री। चमका कि नहीं चमका? और कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी गाइस, पॉजिटिव, क्योंकि बात तो थर्ड क्वाड्रेंट की ही हो रही है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो tan पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव ऑफ कॉट 30 डिग्री, एंड द वैल्यू फॉर कॉट 30 डिग्री एंड tan 60 डिग्री सेम, मतलब फाइनल आंसर √3 ही आ गया। तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस मान के चलो, चाहे आप वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस मान के चलो, फाइनल वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है। बट जनरली फॉर आवर ओन कन्वीनियंस अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस मान लेते हैं, ईजी रहता है थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती कि tan का tan ही रहेगा, है ना। बट यहां पे बदलने की जरूरत पड़ेगी, tan को कॉट में बदलना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात है? ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आते हैं। अब ये फॉर्मुलाज ऐसे हैं जो कि आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो उधर जगह जगह पे ये फॉर्मुलेस काम आते हैं, ठीक है। जैसे दी की वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड करना है तो साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो अगर किसी को लगता हो कि साइन ऑफ a प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के ही इक्वल आ जाएगा, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, जैसे कि सपोज साइन ऑफ एक्स प्लस 3x लिखा हो, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 3x को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करना हो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x, अब साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, सिंपल है। एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, ऐसा आएगा। तो जब भी अपन ब्रेक कर रहे हैं साइन ऑफ a प्लस बी को, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। यहां पे बीच में प्लस है तो इधर भी देखो बीच में प्लस आ रहा है, यहां पे बीच में अगर माइनस है ना तो इधर भी बीच में माइनस आ जाएगा, है ना। तो बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो बीच में प्लस तो यहां पे भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस। बट कॉस देखो, कॉस थोड़ा सा है ना बदमाशी करता है कि अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। एक तो ये फर्क है इन दोनों फॉर्मुलाज में, और दूसरा मेजर फर्क क्या है ना, मेजर फर्क ये है कि जब कॉस ऑफ a प्लस बी को एक्सपैंड करते हो तो कॉस कॉस की टर्म आती है मल्टीप्लीकेशन में, एंड साइन साइन की टर्म आती है मल्टीप्लीकेशन में। जैसे इधर देखो साइन ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड किया तो साइन कॉस की टर्म आती है ना, देखो साइन एक साइन की टर्म एक कॉस की टर्म, है ना। बड़े अच्छे से मजे में खेल रहे दोनों टर्म्स। बट यहां पे ना जब कॉस ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड कर रहे हो तो दोनों ही कॉस की टर्म एंड दोनों ही साइन की टर्म, बीच में इधर प्लस है तो यहां पे माइनस रहेगा। ओके, इधर देखो कॉस ऑफ a माइनस बी, तो अगर यहां पे बीच में माइनस है तो इधर प्लस रहेगा। तो कॉस बस ये थोड़ी सी बदमाशी करता है, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। ओके, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सारे फॉर्मुलेज देखे होंगे आपने क्लास 11th के अंदर, बट इसका रिकैप अपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। tan ऑफ a प्लस बी, दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस इज द एक्सपेंशन फॉर tan ऑफ a माइनस बी। अगर देखो यहां पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, यहां पे माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस रहेगा। बस न्यूमरेटर में आपने डिसाइड कर लिया क्या रहेगा, तो उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में रहेगा, कि अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव, न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज आप लोग अच्छे से लिख लें, इन फॉर्मुलोज को एक बार देख लें। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये फॉर्मुलेज बड़े काम आते हैं। और यहीं पे कुछ वैल्यूज होगी, जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो हम इसी फॉर्मुले से साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। वी कैन राइट 15 डिग्री एज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। 45 माइनस 30 15 होता है, एंड वी नो द वैल्यू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट दीज एंगल्स 45 डिग्री एंड 30 डिग्री पे पता है अपने को वैल्यूज क्या है। तो इसको एक्सपेंड कर दिया तो एक तो आ गया साइन 45, साइन के मल्टीप्लीकेशन में कॉस आएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30, माइनस यहां पे माइनस तो यहां पे भी माइनस, माइनस अब कॉस में 45 रख दो, साइन में 30 रख दो, ठीक है।
तो इधर से इसकी वैल्यू आ गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू रख दोगे, द वैल्यू फॉर साइन 45 डिग्री इज 1/√2, द वैल्यू फॉर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, माइनस द वैल्यू फॉर cos 45 डिग्री इज 1/√2, द वैल्यू फॉर साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। तो अपने पास क्या आ गया, फाइनली आंसर आ जाएगा √3 - 1/2√2। देख सकते हो डिनोमिनेटर में तो 2√2 है ना, एलसीएम ले लिया 2√2, न्यूमरेटर में माइनस हुआ √3 - 1/2√2 है ना। क्लियर इतनी बात है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर साइन ऑफ 15 डिग्री। वैसे ही अगर हमें साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना गाइस, तो बस इतना सा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे कि इधर 45 - 30 की बजाय आप 45 + 30 रखोगे और फिर से एक्सपेंड कर दिया, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आएगा, और फाइनली अपने पास √3 + 1/2√2 मिल जाएगा, √3 + 1/2√2। So that will be the value for sine of 75 degree. Okay, clear है। This is the value for sine of 75 degree, √3 + 1/2√2. The value of sine of 15 degree is √3 - 1/2√2. In the same way, you can find the value for cos of 15 degree. ठीक है, इसको आप ऐसा लिख देना कि cos of 45 degree -30 डिग्री एंड cos of a - b का फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपेंड कर देना, cos a cos b प्लस sin a sin b आएगा, है ना। नहीं तो डायरेक्टली हमें पता है कि सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट का आंसर सेम होगा, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 75 डिग्री 15 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दी वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री एंड कॉस ऑफ 15 डिग्री इनकी वैल्यू सेम होने वाली है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि cos 15 डिग्री की वैल्यू भी √3 + 1/2√2 आएगा। वैसे ही देखो cos 75 डिग्री एंड sin 15 डिग्री इनकी वैल्यू सेम होने वाली है, द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री एंड sin 15 डिग्री दे विल हैव द सेम वैल्यू अगेन बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, tan 15 डिग्री, अच्छा tan 15 tan 75 सेम नहीं होगा गाइज, वो अलग अलग होगा, tan 15 एंड cot 75 सेम होगा। अगर मैं cot 75 डिग्री लिखूं तो tan 15 एंड cot 75 सेम होगा, बट tan 15 tan 75 अलग अलग होगा। समझ रहे हो ना बातों को। अब जैसे tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाए, द वैल्यू फॉर tan 15 डिग्री इट कैन बी रिटन एज tan ऑफ 45 डिग्री -30 डिग्री। अब tan ऑफ a - b एक्सपैंड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू tan a - tan b, मतलब tan 45 डिग्री -tan 30 डिग्री अपॉन tan ऑफ a - tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, द वैल्यू फॉर tan 45 डिग्री इज 1, सो 1 माइनस द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 रख देंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में बन गया √3 - 1, है ना। इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, न्यूमरेटर में बन गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये न्यूमरेटर में बन रहा है एंड डिनोमिनेटर में √3 + 1 बन जाएगा। इसी को फर्दर अगर अपन रैशनलाइज करें, है ना, डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करने जा रहा हूं गाइस, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में √3 + 1 लिखा है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर को √3 - 1 से। अब इसी सेम चीज से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 + 1 है तो उसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया, ताकि a + b इंटू a - b a² - b² बना लेगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 3 - 1 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट गाइस। और न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, √3 - 1 इंटू √3 - 1 मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। √3 - 1 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये 4 - 2 √3 बनेगा। सोचो जरा, कुछ कुछ कैलकुलेशन खुद से करो। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 - √3। ओके गाइस, तो समझेंगे इस बात को और याद रखेंगे इस बात को कि tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 आती है। The value of tan of 15 degree is 2 - √3 and the value of tan of 75 degree is 2 + √3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है कि tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3, tan 75 डिग्री की वैल्यू 2 + √3। अगर हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो cot 75 डिग्री की वैल्यू भी पता है, बिकॉज देयर वैल्यूज आर सेम। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी आज के सेशन में। अभी और भी कई सारे फॉर्मूलेज हैं, बट ये फॉर्मूलाज चलो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि आज का सेशन कुछ ज़्यादा लंबा चला जाए। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस, है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ऑल दीज फॉर्मूलाज यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th। ये सारे फॉर्मूलेज आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज। बट स्टिल बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देखो नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट कर देंगे। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि ये सारे फॉर्मूलेज बहुत काम के हैं, है ना, और आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे उन फॉर्मूलाज को। तो उन सारे फॉर्मूलाज को अपन अच्छे से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से ये सारे फॉर्मूलाज देखने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हें डर लगता है तो डरना बंद करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंफर्टेबल होते चले जाओगे। तो उठाओ अपने क्लास 11th की बुक्स, है ना, 12th के बच्चों 12th स्टार्ट हो चुकी है, तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए हमें अच्छे से। तो क्लास 11th की बुक्स उठाओ और उनको रिवाइज करो, उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। ओके गाइस, एंड हम मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you so much for being a part of this session. I hope all of you enjoyed this session. See you all in the next session. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye, take care, have a great day guys.